नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12 का चैप्टर प्रकाश का व्यतिकरण चालू करने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर पढ़ने से पहले हमको 11th क्लास की जो है बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। जैसे सेकेंड फिजिक्स का एक चैप्टर है 11th में, तरंग। ठीक, तो तरंगों के बारे में पहले पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो इससे पहले हम तरंगे बताएंगे। पहले तो तरंगे होती हैं दो प्रकार की। अगर यहाँ से तरंग बताएं तो तरंग तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव। वेव कितने प्रकार के होते हैं? तो वेव होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग और दूसरी होती है यांत्रिक तरंग हो गई। और यांत्रिक तरंग के पहले प्रकार बता देते हैं। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? यांत्रिक तरंगें होती हैं वो भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। इससे पहले जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जैसे हमने अभी पढ़ा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, तो हाइगेंस ने जो है प्रकाश को तरंग मान के ही उसकी जो है व्याख्या की थी। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें न्यूटन ने प्रकाश को जो है कण माना था। तो न्यूटन का भी चैप्टर पढ़ चुके। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है वो कणी प्रकृति जो है दिखाता है। लेकिन हाइगेंस उसके बाद है, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगी प्रकृति दिखाता है। तो इसके बाद जो है तरंग उन्होंने जो बताई थी, तो हाइगेंस ने जो प्रकाश को तरंग माना था वो यांत्रिक तरंग माना था। ठीक, तो यांत्रिक तरंग मान के जो है कितनी चीजों की व्याख्या हुई है? ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो पाई थी। ध्रुवण की व्याख्या यांत्रिक तरंग मान के नहीं हो पाई थी। ठीक, तो यांत्रिक तरंगों के हम कितने प्रकार होते हैं? तो यांत्रिक तरंगों के प्रकार हो जाएंगे, पहला अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, तो पहला प्रकार लिख लेंगे अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा लिख लेंगे अनुदैर्ध्य तरंग। तो दूसरी तरंग कौन सी होती है? तो दूसरी तरंग अगर हमें जानना है तो तरंगों के हमने कितने प्रकार होता है? एक होती है द्रव्य तरंग। द्रव्य तरंग को नहीं पढ़ना है। द्रव्य तरंग तो वैसे तरंगों के जो प्रकार देखें तो तीन होते हैं, पहला यांत्रिक तरंग, दूसरा द्रव्य तरंग और तीसरा लिख देते हैं। पहले होगा द्रव्य तरंग, ठीक, और तीसरा हमें पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सी तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, द्रव्य तरंग 11th में थी और विद्युत चुंबकीय तरंग फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। फर्स्ट वाली फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है वो हमारा चैप्टर यही है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हम फर्स्ट फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में देख लेंगे। तो इसको भी यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना क्या है? यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है? पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, अनुप्रकाश को जब हमने माना था अनुप्रस्थ तरंग तो हमने ध्रुवण की व्याख्या की थी। ध्रुवण की व्याख्या जो है कैसे हो पाई थी? प्रकाश को अनुप्रस्थ जो प्रकाश को जो है वो तरंग माना गया था अनुप्रस्थ के रूप में, तब ध्रुवण की व्याख्या हुई थी। ठीक, तो तरंगों के प्रकार जान लिए हमने। तरंगें कितने प्रकार की हो गई? यांत्रिक तरंग, द्रव्य तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की, पहली अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग। इसके बाद में अगर हम तरंगों से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखें तो परिभाषाएं कौन सी होती हैं? तो पहली परिभाषा होती है, मान लीजिए तरंगों से संबंधित पहली परिभाषा हो जाएगी आवृत्ति। आवृत्ति हमें पता होना चाहिए क्या होता है। आवर्तकाल हमें पता होना चाहिए क्या होता है। आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। और इसके बाद में अगला आता है कला। ठीक, तो ये चार चीजें जो होती हैं वो तरंगों से संबंधित होती हैं। आवृत्ति को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको टाइम पीरियड, और कला को बोलते हैं फेज, और तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक, नहीं, वेव फ्रंट तरंगाद को कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंगाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। इससे पहले वाले चैप्टर में बता चुके हैं। ठीक, वेव फ्रंट। और आवृत्ति क्या हो गई? आवृत्ति हो गई फ्रीक्वेंसी, और आवर्तकाल क्या हो गया? टाइम पीरियड, और कला क्या हो गई? फेज। ठीक, तो इनको इंग्लिश में ये बोलते हैं। अब इसके बाद में अगर इनकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा समझने के लिए पहले हम एक तरंग का डायग्राम बना लेते हैं। ये कौन सी तरंग है? तो कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि उसमें जो तरंग संचरण की दिशा जो है वो ऐसे है और इसके जो माध्यम के कण है वो लंबवत गति करेंगे। यदि तरंग संचरण की दिशा के
माध्यम के कण लंबवत गति करते हैं तो वो तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक, तो इसमें जो इसका जो अधिकतम बिंदु जो मिल रहा है ये इसे बोला था सरंग। तो सरंग का जो अधिकतम बिंदु होता है ये कहलाता है आयाम, मतलब यहाँ से इसकी जो ऊंचाई बिंदु है इसे कह लेंगे आयाम। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, तो इसलिए इसको ए से दिखाते हैं। ये सरंग है, ये भी सरंग है, तो एक सरंग से दूसरे सरंग की जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं तरंग है, लैम्डा से दिखाते हैं। एक सेकंड में जो तरंग जो चक्कर लगाती है, जितने चक्कर पूरे करेगी, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या जो कहलाती है उसे कहते हैं आवृत्ति, और एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल। ठीक, तो फिर कला किसे कहते हैं? तो कला एक कोण होती है। कला क्या है? कला एक कोण होती है। जैसे ये तरंग, इसका देखा जाए तो इसका कालांतर जो है वो कितना है, मान लीजिए इतना है, और दूसरी तरंग अगर हम यहाँ पे बनाए तो इसके ऊपर अगर हम दूसरी कोई तरंग बना दें तो इसका जो आयाम हो गया वो ज्यादा हो गया, तो इनके कलाओं में डिफरेंस आ गया। ये इतनी उठी है, ये इतनी उठ गई, अब इनके कला में क्या हुई? अंतर हुई। कला का मतलब है, कला क्या होती है? कोण होती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है यही क्या है? यही कला है। ठीक, तो कितने का डिफरेंस है वो भी देखेंगे बाद में। तो कला क्या होती है? कालांतर का अंतर, या कोण। कला क्या है? कोण है। तो इस चैप्टर में मुझे क्या करना है? तो इस चैप्टर में मुझे सबसे पहले जानना है कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब जब दो तरंगे चलती हैं किसी माध्यम में और वो कहीं पे मिल जाए, जैसे इसका सिद्धांत को लिखा है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचित होती हैं, होती हुई आपस में मिलती हैं, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। तब एक नई तरंग का विस्थापन सदिश जो होता है वो अलग अलग तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो y जो नई तरंग बनी है उसका विस्थापन सदिश विस्थापन y वेक्टर, और जो पहले जो तरंगे थी उनके विस्थापन में मान लेता हूँ y1 वेक्टर, जितनी भी तरंगे हैं उनके सब कणों के विस्थापन y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर डॉट 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 डॉट। तरंगे तो इसमें तरंगों पे उपस्थित स्थित जो कण होंगे उनके जो विस्थापन मान लें y1 y2 y3 ऐसे बहुत सारे कण होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दें तो मान लीजिए ये तरंग है, तो ये तरंग एक तरंग जैसे मान लीजिए क्या मैंने बोला है, परिवर्तन पढ़ो फिर से। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचित होती हैं, तो दो तरंगों की यहाँ पे बात करेंगे। मान लीजिए पहली तरंग ये है, ये पहली तरंग, और दूसरी तरंग भी इनके जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में संचित होती हैं, संचित होती हुई आपस में मिलती हैं, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। तब नई तरंग का विस्थापन, जो नई तरंग जो बनेगी उसका विस्थापन, और उससे पहले जो तरंगे थे उसके उपस्थित उन कणों के विस्थापन, क्योंकि जो तरंग चलती है तो इसके ऊपर बहुत सारे कण होंगे, तो ये कण क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे, तो इन कणों का विस्थापन और जो नई तरंग बनेगी उसके कणों का विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? वो आपस में योगफल के बराबर होता है। ठीक, जैसे एक तरंग ये हो गई, दूसरी तरंग अगर हम बनाए तो दूसरी तरंग ये दोनों तरंगे कहाँ पे? यहाँ पे मिल जाएंगी। मिलने का मतलब अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब मिलना। जब दो तरंगे मिल जाएंगी तो क्या होगी? अध्यारोपण हो गई। तो अध्यारोपण के बाद एक नई तरंग का निर्माण होगा, जो कि हो सकता है कि ऊपर चली जाए, चाहे जैसे जा सकती है। जो नई तरंग बनेगी, जो नई तरंग का निर्माण होगा उसका विस्थापन, मतलब इस वाली तरंग का विस्थापन y वेक्टर, और इस तरंग पे जितने भी कण होंगे उनके सबके विस्थापन जो होंगे वो क्या होंगे? उनका जो योग होगा, सदिश योग जो होगा वो नई तरंग के विस्थापन के बराबर होगा। ठीक, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं, इसको लिख लेंगे, परिभाषा यहाँ पे लिखिए तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत की। अब पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी यही है कि प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो व्यतिकरण जो किसे कहते हैं, क्या लिखा है? जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आवृत्ति समान हो व आयाम लगभग समान हो, एक ही दिशा में संचित होती हैं, तो होती हुई अध्यारोपित होती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है, जिसकी तीव्रता कहीं पर अधिकतम होती है और कहीं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं, तो कुछ जब वो आपस में मिलेंगी, अध्यारोपण का मतलब मिलेंगी, तो जब मिल जाएंगे तो कुछ बिंदुओं पर उनकी तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता उनकी न्यूनतम होती है। तो इस पूरी घटना को जो है कहा जाता है व्यतिकरण। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं तो मान लीजिए एक तरंग पहली तरंग है ये, इनके कला और आयाम दोनों के क्या है, मैं समान मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो इसका आयाम मान लीजिए a है, और दूसरी तरंग भी इसके ऊपर जो है अध्यारोपित हो जाए इतने ही आयाम की,
तो दूसरी तरंग अगर हम इसके ऊपर ले जाए तो इसको हम डॉटेड दिखाएं ऐसे। अब ये दोनों तरंगें जब अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण के बाद क्या होगा, एक नई तरंग का निर्माण होगा। तो नई तरंगें जो है दो प्रकार से बन सकती हैं। एक तो जब कहीं पर मैंने कहा है कि तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है। जब तीव्रता अधिकतम होगी तो वो वाला व्यतिकरण कहलाएगा संपोषी व्यतिकरण, और जब तीव्रता न्यूनतम होगी तो वो व्यतिकरण कहलाएगा विनाशी व्यतिकरण। मतलब यहाँ पे समझे अगर तो देखा जाए तो ये क्या है, ये सरंग है, और सरंग जब सरंग से मिलता है, सरंग जब सरंग से मिलेगा तो वो और बड़ा सरंग बन जाएगा। मतलब नई जो तरंग बनेगी उसका सरंग क्या बनेगा, वो और बड़ा हो जाएगा। तो जब सरंग सरंग से मिलेगा तो इसको कहा जाएगा संपोषी व्यतिकरण, और जब सरंग गर्त से मिलेगा, जब सरंग गर्त में गिर जाएगा तो उसको बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। जैसे यहाँ पे एक चित्र बनाए, व्यतिकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। तो अगर ये इसका सरंग है और दूसरी तरंग है उसका गर्त है, सरंग गर्त से मिलता है, तो फिर क्या होगा, तो उसको कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ पे ये सरंग ये गर्त, तो सरंग गर्त में गिर रहा है तो इसको बोला जाएगा विनाशी व्यतिकरण। जब सरंग गर्त से मिलता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है, जब सरंग सरंग से मिलता है तो फिर संपोषी व्यतिकरण होता है, या गर्त गर्त से मिलता है तब भी संपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण के हमने प्रकार बताए दो, एक संपोषी एक विनाशी। इसके बाद हम लिखेंगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के प्रकार। तो प्रकार देखो कैसे लिखते हैं, लिख के हम दिखाते हैं, वेट कीजिए, इसको टाइम लगेगा। तो व्यतिकरण जब करेंगे तो व्यतिकरण कितने प्रकार का बनेगा, मैंने बताया संपोषी और विनाशी। तो पहले पढ़ते हैं हम संपोषी के बारे में। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण की मैंने क्या बताई परिभाषा, मैंने कहा था जब सरंग सरंग से मिले या गर्त गर्त से मिले तो फिर कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण की तुमको परिभाषा लिखनी है, तो ऐसे लिखते हैं। क्या मैंने व्यतिकरण की परिभाषा क्या बताई, जब दो या दो से अधिक तरंगें की जिनकी आवृत्ति समान हो और आयाम भी लगभग समान हो और एक ही दिशा में संचित हो रही हो, तब जो वो अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण के बाद जिस नई तरंग का निर्माण होगा, जो नई तरंग का निर्माण होगा उसकी तीव्रता कहीं पर तो अधिकतम होगी, कहीं पर न्यूनतम होगी। जहां पर अधिकतम होगी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, और जहां पर न्यूनतम होगी वहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या हो, अधिकतम हो, तीव्रता अधिकतम हो, उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को, उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, ये हो गई संपोषी व्यतिकरण की परिभाषा। तो संपोषी व्यतिकरण का अगर हम कालांतर की बात करें, कालांतर का मतलब क्या होता है, कला। ठीक, तो इसका कालांतर क्या बनता है, तो इसका कालांतर जो बनेगा वो बनेगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होता है वो होता है फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और ऐसे डॉट 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 2n पाई तक चलेगा। इसका जो व्यापक रूप बनेगा वो बनेगा 2n पाई। यदि n की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो पहली कंडीशन आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी। जहाँ n क्या है, जहाँ n क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो गया किसके लिए कालांतर, ये हो गया संपोषी व्यतिकरण के लिए। आप देखते हैं विनाशी व्यतिकरण, तो विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा में बोल रहा हूँ, बोलने से लिखेंगे। संपोषी व्यतिकरण में क्या लगाया, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण की क्या होगी, तो देख लो इसको भी, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण की परिभाषा का लिखें,
तो कहेंगे व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, अधिकतम की जगह क्या कर देंगे, सिर्फ न्यूनतम कर देंगे। जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। फिर सुनो, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका हम कालांतर डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका कालांतर होता है, इसका कालांतर होता है फाई बराबर पाई, पहले 0 भी होगा 0, फिर पाई, फिर क्या आएगा 0 पाई, फिर पाई से इसकी शुरुआत पाई, फिर आएगा 3 पाई, फिर आएगा 5 पाई, फिर आएगा 7 पाई, ऐसे डॉट 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 2n+1 × में पाई। इसका ये व्यापक रूप होता है, क्या होता है 2n+1 × पाई। n की वैल्यू जो होती है, यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 3 पाई आ जाएगा, क्योंकि 1 2 1 कम 2 2 1 3, 3 से गुणा करेंगे तो 3 पाई। ऐसे n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 × 6 7 पाई, 7 पाई आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। तो ये समकोषी व्यतिकरण हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया। अब क्या करेंगे अब हम प्रूफ करेंगे कि जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, तो जैसे मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर उसको प्रूफ भी करेंगे। जैसे मैंने बोला था अभी कि अगर श्रृंग से मिलेगा, जैसे एक तरंग ये तरंग ऐसे चल रही है, अगर दूसरी तरंग में यहाँ पे बनाऊं तो देखा है तो यहाँ पे श्रृंग ये भी ऐसे चल रही है, तो ये इसका श्रृंग ये इसका श्रृंग, दोनों श्रृंग क्या होंगे, मिल जाएंगे। तो जब श्रृंग से मिलेगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा, समकोषी व्यतिकरण। तो यहाँ पे तरंग जो नई तरंग जो प्राप्त होगी उसका जो आयाम बनेगा वो क्या होगा, इससे इन दोनों तरंगों से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका आयाम कितना हो जाएगा, इन दोनों तरंगों से ज्यादा, मतलब इतना बन जाएगा, ठीक। तो अगर इसका आयाम हम बोले A1 और इसका बोले A2, तो जो परिणामी तरंग बनी इसका आयाम कितना हो जाएगा, A1 + A2 हो जाएगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। ये चीज अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। और अगर विनाशी व्यतिकरण की बात की जाए तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, तो विनाशी व्यतिकरण के अगर डायग्राम बनाए तो इसके लिए डायग्राम देखिए, ये समकोषी के लिए है, यहाँ पे मैंने समकोषी की परिभाषा बनाई थी, लिखाई थी, उसके नीचे ये लिख देंगे। अब जो विनाशी के लिए, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, जब गर्त श्रृंग में गिर जाए या श्रृंग गर्त में गिर जाए तो फिर विनाश होता है। विनाश का मतलब नष्ट कर देना, ठीक। जैसे यहाँ पे एक तरंग यूं बने मैंने, ये इसका श्रृंग ये इसका गर्त। अब दूसरी तरंग अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे, अब देखा जाए तो ये श्रृंग ये गर्त, श्रृंग गर्त में गिर रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे विनाश होगा। अब विनाश होगा तो क्या होगा, ये इसको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। जब नष्ट कर देंगे तो इनका जो आयाम होगा वो और छोटा हो जाएगा, तो नई तरंग प्राप्त होगी, उसका आयाम इतना ही रह जाएगा। किसके बराबर होगा, अगर इसका आयाम हम A1 बोले और इसका आयाम अगर हम A2 बोले, तो जो नई तरंग प्राप्त हुई अध्यारोपण के बाद इसका आयाम कितना हो जाएगा, A1 - A2, ठीक। ये बात भी अभी हम प्रूफ करेंगे। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए हो गया, ये समकोषी व्यतिकरण के क्या हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक। तो अब देखते हैं इसके बाद में हम दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक, मतलब जब दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो उनका जो व्यंजक प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है। डेरिवेशन बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बड़ा डेरिवेशन है, टाइम लगेगा। ऐसे यहाँ पे जब दो तरंगें अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपित करने के बाद उनकी जो तीव्रता का व्यंजक बनेगा वो क्या बनेगा, वो मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे। तो पहली तरंग में मान रहा हूँ ये है, ठीक। इसके जो आयाम है वो इतने हैं। दूसरी तरंग अगर हम बनाए, इसका भी आयाम है इतना ही लेना पड़ेगा। अब दोनों तरंगें क्या करेंगे, अध्यारोपित हो जाएंगे, तो लिखेंगे अध्यारोपण के बाद, अध्यारोपण के बाद क्या बनेगा, इसका डायग्राम बड़ा हो जाएगा। क्यों, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, श्रृंग से मिलेगा तो फिर क्या होगा, उसका आयाम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा अभी वो प्रूफ करके दिखाएंगे। अब इसका श्रृंग वाली आयाम इतना हो जाएगा, ठीक। तो ये परिणामी तरंग, अध्यारोपण के बाद परिणामी तरंग, परिणामी तरंग कौन सी है, ये
अब 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, शायद हम लोगों को याद हो कि जो पहली तरंग थी, ये वाली तरंग जो थी, प्रागामी तरंगों के समीकरण। प्रागामी तरंगों के समीकरण क्या होते हैं? पहली तरंग अगर इसको हम पहली तरंग बोले, इसका दूसरी तरंग बोले, तो इसका अगर हम समीकरण लगाएं अध्यारोपण का, तो y बराबर, इसका समीकरण क्या होगा इस तरंग के लिए? इस तरंग के लिए अगर मैं समीकरण लगाऊं तो y बराबर होता है sin ओमेगा t, sin ओमेगा t, y बराबर sin ओमेगा t। किसके लिए? इस तरंग के लिए। अगर दूसरी के लिए लिखूं मैं इसके बराबर, इसके लिए, तो इसका हो जाएगा y बराबर sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, तो ये होते हैं तरंगों के फार्मूले, और इनके साथ आयाम भी रहता है। यहाँ पे आयाम की अगर बात की है तो यहाँ a और यहाँ भी a आयाम। ठीक, तो क्योंकि इस तरह, अगर इस तरह का हम आयाम क्या बोले? a1 बोले, इस तरह का आयाम a1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a1। और इस तरह का हम अगर आयाम बोले a2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a2। ठीक, तो ये हो गया पहली तरंग का समीकरण, ये हो गया दूसरी तरंग का समीकरण। अब दोनों जब अध्यारोपित होंगी तो इसका समीकरण क्या बनेगा अध्यारोपण के बाद? तो इसका जो बनेगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका आयाम क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो अध्यारोपण के बाद इसका जो समीकरण बनेगा वो बनेगा y वेक्टर बराबर, अभी लिखवाए जब तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत लिखवाए थे कि नई तरंग बनेगी उसका विस्थापन, सदिश विस्थापन जो होगा इनके विस्थापनों के योग के बराबर होगा। तो पहली तरंग का विस्थापन y1 वेक्टर प्लस दूसरी तरंग का विस्थापन y2 वेक्टर। y1 का मान निकाल चुके हैं ये, और y2 का मान निकाल चुके हैं ये दोनों मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा y बराबर, y1 की वैल्यू इस यहाँ पे पुट करो, तो y1 की वैल्यू है a1 sin ओमेगा t, और प्लस y2 की वैल्यू है a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, तो ये दोनों मान उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे हम sin a प्लस b का फार्मूला। तो मैथ वाले बच्चों को पता होगा, हम यहाँ पे लिखे sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? तो होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे इसके प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा? a2 साइन, ये a है ये b है, तो क्या बनेगा? बनेगा साइन a की जगह पे क्या है? ओमेगा t इंटू cos फाई प्लस cos a की जगह पे क्या है? ओमेगा t इंटू साइन फाई। तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे ओपन कर दिया, और प्लस a1 साइन ओमेगा t और y बराबर, अब a2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? तो हो जाएगा y बराबर a1 साइन ओमेगा t प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा? a2 साइन ओमेगा t इंटू cos फाई। ठीक, ये बन जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो प्लस क्या हो जाएगा? a2 cos ओमेगा t इंटू साइन फाई। ओके, अब क्या करते हैं? अब हम इतने में कॉमन ले लेते हैं। इतने में क्या मिल जाएगा कॉमन? इतने में मिल जाएगा cos ओमेगा t कॉमन ले लो, तो cos ओमेगा t कॉमन ले लेंगे। और तो कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं, cos ओमेगा t कॉमन ले लो। a2 भी मिल रहा है, a2 यहाँ भी है, a2 वहाँ भी है, तो a2 भी ले सकते हैं, तो a2 भी ले लो। तो y बराबर क्या हो जाएगा? a1 साइन ओमेगा t, इसको ऐसे रहने दो, प्लस इसमें कॉमन लो, नहीं इसमें कॉमन मिल ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है? इसमें मिला है, इसमें नहीं कॉमन मिला है। क्या करेंगे? कॉमन हमें लेना है इसमें, क्योंकि वहाँ साइन है यहाँ पास है तो कॉमन थोड़ी मिलेगा। कॉमन लेंगे हम इसमें कॉमन लो, तो इसमें देखो साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, साइन ओमेगा टी यहाँ भी है, तो कॉमन मिल जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा यहाँ पे a1 बचेगा, प्लस यहाँ पे a2 बचेगा, और cos फाई बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचा है? यहाँ पे बचा है a2 sin फाई। अगर हम इसको ऐसे लिख दें a2 cos ओमेगा t को पहले ही रखो, cos ओमेगा t इंटू a2 sin फाई। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसके प्लेस पे और इसके प्लेस पे कुछ वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक, क्यों पुट करेंगे? इसका मतलब हमें आगे पता हो जाएगा। थोड़ा जो है
अब ये तो हमको यहाँ पे पुट करना ही पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना, क्या मानेंगे, माना a1 प्लस a2 cos फाइव इक्वल टू, क्या पुट कर ले, मान लेते हैं हम a1 प्लस a2 बराबर, हमको फार्मूला बनाना है sin a इंटू cos b का, sin a इंटू cos b का। तो a1 प्लस a2 यहाँ पे cos b मानना पड़ेगा मुझे, तो क्या मान लेते हैं इसकी जगह, मान लेते हैं हम a मान लो या r मान लो, एम्पलीट्यूड को r भी कहते हैं और a भी कहते हैं, वैसे एम्पलीट्यूड का पहला अक्षर a ही, तो a ही मान लो, क्योंकि आयाम के रूप में मानेंगे, तो a cos थीटा और a2 sin फाइव बराबर मान लेंगे हम a sin थीटा। साइन है तो साइन मानेंगे, कॉस होगा तो कॉस मानेंगे। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी जैसा का तैसा ही रहेगा, क्योंकि इसकी जगह पे थोड़ी ना मैंने पुट किया है, यहाँ पे पुट करेंगे ये इनटू, क्या पुट करेंगे, a cos थीटा प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह पे मुझे पुट करना है, क्या पुट करना है, a sin, पहले उसको लिखो, cos ओमेगा टी इनटू a2 sin फाइव। ओके, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है, अब ये फार्मूला बन गया है, मैंने इसकी जगह पे माना जो a2 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि a2 sin बराबर ये a cos थीटा माना। अब ये तो किसका फार्मूला बन गया, ये बन गया sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b, यहाँ मैंने a भी माना, यहाँ थीटा माना, यहाँ थीटा लिखेंगे, थीटा और यहाँ पे a, ठीक। अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a पूरे से क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। ये डायग्राम तो आप लोगों ने बना ही लिए होंगे, नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि मैं इनको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। तो इनको मिटाओ, इनको मिटा रहे हैं, इनको बना लेना। अब हम सारी कैलकुलेशन इसके ऊपर करेंगे, ये नीचे साइड दिखना रहा हो, तो क्या होगा, इसमें a कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, a कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा y इक्वल टू sin ओमेगा टी इनटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इनटू sin थीटा। ओके, अब ये फार्मूला बन गया sin a इनटू cos b, cos a इनटू sin b, ये वाला। तो ये चीज यहाँ पे तो लिखी ही है, तो अब ये वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a sin a के प्लेस पे ओमेगा टी और b के प्लेस पे क्या है, थीटा। तो जब दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के बाद क्या उनका सिद्धांत बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा उनका विस्थापनों का, क्या बनेगा, y वेक्टर बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक। तो एक फार्मूला यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, अब हम इनके आयाम निकालेंगे, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे पहले पुट की थी, जहाँ पे हमने माना था, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ देंगे, तो उनके हम आयाम निकाल लेंगे, परिणामी आयाम निकाल लेंगे, तरंगों के परिणामी आयाम, ठीक। तो जो समीकरण 1 और 2 हमने बनाए हैं, अब इनको क्या करो, वर्ग करके जोड़ दो, तो हमें परिणामी जो तरंग मिली थी उसके आयाम का फार्मूला मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 हुआ 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग कर देना है फिर जोड़ देना है, ठीक। तो पहले वर्ग करना है फिर जोड़ना है, तो पहले इसका वर्ग करो, तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 cos फाइव, पहले इसका वर्ग करो और फिर पहले इसको जोड़ना है, इसने पहले वर्ग करना है, वर्ग कर दिया, अब इसको जोड़ना है इसके साथ, इसका भी वर्ग करना है, तो a2 sin फाइव, इसका भी वर्ग, और वर्ग करके दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। बराबर के इधर वाला इधर जोड़ लिया, उधर को उधर जोड़ दो, तो इक्वल टू a cos थीटा प्लस a sin थीटा, वर्ग भी करना है तो वर्ग कर दो, वर्ग करके जोड़ दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा परिणामी तरंग का आयाम, ठीक। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें बोल देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला बोलो तो बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a1 इंटू a2 cos फाइव, ये इसका फार्मूला मिल गया। अब इसको भी हल करो, प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाइव
इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जाए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए स्क्वायर अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाओ, इसको अगर मैं एक साथ लिख लूं तो इसमें a2 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कितने में कॉमन क्या मिल रहा है, a2 मिल रहा है, a2 कॉमन ले लो तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा, नहीं थीटा नहीं फाई है, यहाँ पे फाई लिखो, ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने का मतलब, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान 1 रख देंगे हम। इसको आगे और सॉल्व करो, इसका मान भी 1 होगा, तो ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू ए स्क्वायर एक तरफ ए स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट के भीतर हो जाएगा a1 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई इक्वल टू a। तो ये मुझे यहाँ से मिल गया परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला। ठीक, परिणामी तरंग का आयाम आ गया, परिणामी तरंग का विस्थापन निकाल दिए। अब निकालेंगे परिणामी तरंग का कालांतर कितना होता है, कालांतर का फार्मूला। क्या करेंगे, कालांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही समीकरण 1 और 2 का यूज करेंगे। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो तो कालांतर का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करें पहले। अब हम निकालेंगे कालांतर का फार्मूला, तो कालांतर का फार्मूला इधर निकालना है। क्या करेंगे, कहेंगे समीकरण 2 भाग समीकरण 1, कितना, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, तो भाग कर दो, समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 2 ऊपर लिखना है, समीकरण 1 नीचे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा बटे a cos थीटा बराबर a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा एक आइडेंटिटी होती है tan थीटा, ये बन जाएगा tan थीटा इक्वल टू a2 sin फाई बटे a1 प्लस a2 cos फाई। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a2 sin फाई डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos फाई। तो ये यहाँ से मुझे मिल जाता है कालांतर का फार्मूला। ये दो तरह के अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के बाद उनके कालांतर का सूत्र क्या बनेगा, तो ये बन गया मेरा कालांतर का फार्मूला। ठीक, अब मुझे हेडिंग क्या मैंने लगाई थी, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। तो अभी तक तीव्रता तो आई नहीं, अब निकालेंगे तीव्रता। ठीक, तो तीव्रता निकालने के लिए आप जो इसे नोट करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए अब इसको मिटा लें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो तीव्रता अगर मुझे फाइंड करनी है तो उसके लिए तीव्रता जो होती है, एक नोट पॉइंट लिख लेना, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की जो प्रकाश तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये भी क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो अब जो है ये लिखेंगे, नोट हेडिंग लिखेंगे, नोट के भीतर लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता समानुपाती होगी, प्रकाश तरंग की तीव्रता समानुपाती होगी आयाम के। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे तीव्रता, तीव्रता को इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी, इसलिए इसको आई से दिखाते हैं। तो तीव्रता को कहेंगे आई, तो आई समानुपाती बन जाएगा क्या, आयाम का वर्ग। ठीक, तो ये नोट में लिखेंगे। और एक फिजिक्स, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की खासियत है कि यह समानुपाती का निशान रखेगा तो फिर एक नियत वैल्यू ली जाएगी, जिसकी वैल्यू क्या हो, नियत हो, बदले ही ना। तो यहाँ पे नियत क्या आता है, के आता है, तो आई
इक्वल टू हो जाएगा के ए स्क्वायर। ठीक, तो ये मैंने क्या निकाला है, परिणामी तरंग की तीव्रता निकाली है। अगर मैं एक पहली तरंग की तीव्रता की बात करें फिर दूसरी तरंग की तीव्रता की बात करें तो पहली तरंग की तीव्रता क्या बनेगी, तो अब लिखेंगे हम पहली तरंग की तीव्रता। तो पहली तरंग की अगर तीव्रता की बात की जाए तो पहली तरंग की तीव्रता क्या हो जाएगी, I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे दूसरी तरंग के लिए लिखेंगे, तो दूसरी तरंग के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी तरंग के लिए क्या हो जाएगा, बाकी सब ये लिखना है। तो दूसरी तरंग I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर। ठीक, तो I1 और I2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, हमने जो भी फार्मूला निकाला था परिणामी तरंग का आयाम, तो लिखेंगे परिणामी तरंग के आयाम के सूत्र से। तो परिणामी तरंग के आयाम के सूत्र से, तो परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र अभी मैंने फाइंड किया था, a इक्वल टू रूट के भीतर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, अब यहाँ पे क्या करूं, ये a की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, पहले a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद देखो आगे क्या करते हैं, तो a की वैल्यू पहले पुट कर दो यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू बन जाएगा I इक्वल टू के, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा रूट के भीतर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो पावर बचेगी 1, तो 1 का मतलब तो वही रहेगा। ठीक, तो इसलिए स्क्वायर से रूट को क्या किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। तो I इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा के, और ब्रैकेट के भीतर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ओके, अब क्या करेंगे, k की वैल्यू अंदर भीतर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, k की मतलब k को भीतर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 के cos फाई। ओके, ये आ जाएगा। अब समीकरण यहाँ से इसको अगर हम समीकरण क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसे बोल देना इक्वेशन नंबर 3 और इसे बोल देना इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 और 2 हम पहले ही पुट कर चुके हैं। ठीक, तो अब इक्वेशन 3 और 2 और 4 से देखो कि के A1 स्क्वायर और के A2 स्क्वायर, यहाँ पे हमने आयाम स्मॉल लेटर में लिए थे, तो स्मॉल में लेना चाहो तो स्मॉल में ले लो, मैं यहाँ पे कैपिटल ले लिया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा करो, स्मॉल लेटर ले लेंगे, a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा A1 स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा A2 स्क्वायर। ठीक, तो अब देखा जाए तो के A1 स्क्वायर किसके इक्वल है, I1 के A2 स्क्वायर किसके इक्वल है, I2 के। तो जहाँ के A1 स्क्वायर है वहाँ पे I1 पुट कर दो, जहाँ पे के A2 स्क्वायर है वहाँ पे I2 पुट कर दो। अगर हम इस k को अगर हम ऐसे लिख लें, जैसे अभी पढ़ चुके हो 9th 10th 11th सब में पढ़ चुके हो, यदि जैसे लिखा हो रूट के भीतर 2 मल्टीप्लाई रूट के भीतर 2, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करने पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट के भीतर 4 है तो बाहर कितने निकल के आएंगे, 2 आएंगे। ऐसे ही अगर इस वाले के को हम ऐसे लिख लें, रूट के इनटू में रूट के, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के भीतर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ के ही बच जाएगा। मतलब इस वाले के को हम ऐसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे अभी खुद ही पता हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे हैं, I इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2, और इसको हम लिखेंगे रूट के इंटू रूट के और cos फाई। ओके, अब क्या करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ो। यदि यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर, और मुझे निकालना पड़ेगा ये वैल्यू, अगर इसको हम ऐसे लिखें, ऐसे 2 रूट के
इंटू A1 इंटू रूट के इंटू A2 cos फाई। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का है, इसमें ध्यान देंगे। क्या किया मैंने, इस रूट के को इस A1 के साथ लिख दिया, इस रूट के को इस A2 के साथ लिख दिया, और प्लस इसकी वैल्यू तो देखी जाए I1 है, तो यहाँ पे हम I1 कर देंगे, तो I1 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है I2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 का स्क्वायर और I इक्वल टू। अब देखो रूट के A1 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के A1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वो चीज मैं अभी पहले समझा रहा हूँ, पहले इधर देखो फिर मैं बताऊँ क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, मैंने निकाला है I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख लूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, यदि मैं लिखूं I1 रूट I1 इक्वल टू रूट के भीतर के A1 स्क्वायर। ठीक, जैसे मैंने ये लिखा है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा तो फिर से यही वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर भी रूट कैंसिल, यहाँ भी रूट कैंसिल, वर्ग करने थे, सो इधर आ जाएगा A1 स्क्वायर, इधर आ जाएगा I1। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं कहूं कि जो I है, कि जो यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू के A2 स्क्वायर रूट के भीतर। अगर ये बाहर निकालें तो क्या निकलेगा, I1 इक्वल टू रूट के A1 है यहाँ पे, तो A1 ये आ जाएगा। अब जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे मुझे ये वाली वैल्यू फिर से यही मिल जाएगी। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया है, फिर लिख सकते हैं, जब वर्ग करेंगे तो फिर से ये मिल जाएगा। जैसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि रूट के A1 यहाँ पे आ गया है, तो रूट के A1 की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी थी, तो रूट के A1 की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड कर ली थी। अब क्या करेंगे, रूट के A1 यहाँ पे मिला है मुझे, वहाँ पे हम रूट I1 पुट कर सकते हैं। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, इसको जरा ध्यान रखेंगे। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने से जो रूट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और प्रारंभिक चीज जो थी वो मुझे फिर से मिल जाएगी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू मिल जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर और प्लस I इक्वल टू मिल गया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2, इसके प्लेस पे हम पुट करेंगे रूट I1 इनटू इसके प्लेस पे पुट करेंगे रूट I2 और cos फाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो I इक्वल टू आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के भीतर I1 इंटू I2 cos फाई। ठीक, तो ये मुझे यहाँ से मिल जाता है परिणामी तरंग की तीव्रता के फार्मूला। ठीक, परिणामी तरंग की जो तीव्रता होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, I1 इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 के। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिल चुका है परिणामी तरंग की तीव्रता का फार्मूला। अब समकोशी के लिए मुझे अगर फाइंड करना हो, विनाशी के लिए मुझे फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम अगले वीडियो में फाइंड करेंगे। ओके, तो इसको हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, वो चीज़ हम अगले वीडियो में निकाल के दिखाएंगे।